हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर को, जो अगस्त 2023 का है। इसमें अभी तक हमने इसके 7 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 8वां एवं अंतिम मेजर टॉपिक के साथ साथ, मतलब इस अगस्त 2023 श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा लास्ट चैप्टर होगा, जिसके अंतर्गत हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति के साथ साथ हम कुछ परिशिष्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, योजनाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे, एथिक्स में पढ़ेंगे, कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। इस लेक्चर के अंतर्गत सभी के बारे में जो 2023 का समसामयिकी घटनाक्रम है, उन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें पहला टॉपिक आता है श्री अरबिंदो घोष के बारे में। कि हाल ही में श्री अरबिंदो की भी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का पुदुचेरी के ओरोविले में समापन हुआ है। आप जानते हैं श्री अरबिंदो घोष के बारे में। अरबिंदो घोष के संदर्भ में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके आरंभिक जीवन और इनकी आरंभिक आंदोलनों में भागीदारी के संदर्भ में जानते हैं कि 20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। आरंभिक जीवन उनका जो जन्म था वह 15 अगस्त 1872 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और 7 वर्ष की आयु में उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था। उन्होंने लंदन के सेंट पॉल स्कूल और 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी तथा 1893 ईस्वी में अरबिंदो भारत लौट आए और बड़ौदा रियासत की सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने रियासत में पहले एक नौकरशाही के रूप में और फिर एक बड़ौदा कॉलेज में फ्रेंच भाषा के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इनके संदर्भ में यह आरंभिक जीवन के संदर्भ में इनके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। अब आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के संदर्भ में। कि राष्ट्रीय आंदोलन की भागीदारी कि वे भारत के गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की थी और वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद श्री अरबिंदो ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिवेशन के दौरान वह नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथी समूह में शामिल हो गए थे। श्री अरबिंदो ने हिंसा का नहीं बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हिंसा का सहारा लेना गलत नहीं माना था और अरबिंदो ने मई 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में से गिरफ्तार किया गया था। इनके संदर्भ में यह राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भागीदारी है। अब जानते हैं इनके साहित्यिक योगदान को कि इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा। वर्ष 1893-94 में इंदु प्रकाश ने उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लेम्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की और अरबिंदो ने मार्च 1906 में बंगाली समाचार पत्र युगांतर में खुले विद्रोह और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार किया हुआ था। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन भी किया और 1909 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू की और इनके नाम थे कर्मयोगी, जो अंग्रेजी समाचार पत्र था, और धर्मयोगी, जो कि बंगाली समाचार पत्र था। इसी के साथ ही उन्होंने वर्ष 1914 में उन्होंने एक दार्शनिक पत्रिका आर्य का भी प्रकाशन शुरू किया। कविताओं, पत्रों, निबंधों के रूप में संकलित अन्य कृतियों के माध्यम से एसेज ऑन गीता 1922, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ यूनिटी 1949, सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल 1950 आदि इनकी प्रमुख कविताएं एवं पत्रों का और अन्य कृतियां इनके संदर्भ में रहीं। अब जानते हैं इनके आध्यात्मिक योगदान के बारे में। कि श्री अरबिंदो ने 1910 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई हुई थी। इसके बाद एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए। उन्होंने इसी अवधि में अ लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द एथेंस ऑफ योगा, महाकाव्य सावित्री आदि जैसी महत्वपूर्ण कृतियों की भी रचना की हुई थी। उन्होंने एकात्म योग नामक एक योग साधना का विकास किया। उनका मानना था कि एकात्म योग के माध्यम से मनुष्य वास्तविक आत्मबोध की प्राप्ति कर सकता है।
एकात्म योग का उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति से होता है, जो केवल मनुष्य की आत्मा की मुक्ति के लिए ही प्रयास नहीं करती बल्कि उसे स्वभाव में भी बदल लाती है। उन्होंने आध्यात्मिक साधकों की एक समुदाय की स्थापना भी की और यह बाद में मीरा अल्फासा के सहयोग से श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में स्थापित किया गया। मीरा अल्फासा ने तमिलनाडु के ओरिवली अर्थात भोर के शहर की स्थापना की हुई थी और यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। अरबिंदो के जीवन से संबंधित दर्शन को जानते हैं कि उन्होंने जीवन, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद और व्यवहारिकवाद का संश्लेषण किया। उनके अनुसार ज्ञान, भक्ति और कर्म के मनुष्यों को दिव्य मार्ग या पथ पर ले जा सकते थे और हालांकि एक व्यक्तित्व के लिए आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और बौद्धिकता का संश्लेषण आवश्यक होता है। श्री अरबिंदो मानव द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के विभाजन में विश्वास नहीं करते थे और यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सामाजिक असमानताओं को एक प्रमुख बाधा माना हुआ था। वे श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा से प्रभावित थे। उन्होंने बहिष्कृत लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की बात की हुई थी। अब आता है इनकी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि अरबिंदो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उन्होंने शैक्षणिक प्रणाली के व्यापक रूप से समृद्ध करने के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षणिक विचार तैयार किया हुआ था, जिनमें निम्नलिखित विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चे को अपनी छिपी हुई क्षमता को व्यक्त करने में पूरी स्वतंत्रता मिले। नैतिक और धार्मिक शिक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें सामान्य शिक्षा को अभिन्न अंग बनाना और धार्मिक जीवन के अनुष्ठान के माध्यम से अपनाना था। इंद्रियों का प्रशिक्षण, क्योंकि हम इंद्रियों के जरिए ही ज्ञान का अनुभव करते हैं। सार्वभौमिक प्रेम और सहानुभूति, साथी भावना, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का होना। मनोवैज्ञानिक तरीके पर बल देना अर्थात स्वयं सीखना, व्यवहारिक अनुभव, अभ्यास द्वारा सीखना तथा बच्चे की आयु, क्षमता और अभिव्यक्ति के अनुसार पढ़ाना इनके संदर्भ में शिक्षा के सिद्धांत है। अब आता है कि राष्ट्र की अवधारणा और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत के बारे में जानें कि इनका जो मानना था कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा, मनुष्य का समूह नहीं है। राष्ट्र एक महान शक्ति है जो उन लाखों इकाइयों की सभी शक्ति से बनी हुई है जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है और इस प्रकार यह एक जीवित इकाई है। उनकी राय में राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं, उनके मतानुसार राष्ट्रवाद धर्म के समान है। यह आस्था और पंथ है जिसमें व्यक्ति को जीना होता है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद अमर है क्योंकि इनमें मनुष्य नहीं बनाया है बल्कि ईश्वर ने इन्हें बनाया है। यदि कोई राष्ट्रवादी बनना चाहता है तो उसे अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना होगा। यह राष्ट्र की अवधारणा और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत के संदर्भ में इनके प्रमुख सिद्धांत है। अब आता है शतरंज विश्व कप 2023 के बारे में कि हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप 2023 के फाइनल में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। अब आता है कि इनके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि आर प्रज्ञानंद, इनका जन्म जो हुआ था वह 2005 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2013 में अंडर 8 खिताब और 2015 में अंडर 10 खिताब जीता हुआ था। वह 12 साल 10 महीने 13 दिन की आयु में भारत के सबसे युवा और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हुए थे। उन्होंने 2022 में 16 साल की उम्र में वह तत्कालीन विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए। इनके प्रमुख मूल्यों को देखते हैं कि यह धैर्य, इनके धैर्य में यह प्रज्ञानंद ने अपने किसी भी खेल में धैर्य रखने और निर्णय लेने या चाल चलने में जल्दबाजी नहीं करने की असीम क्षमता प्रदर्शित की हुई थी और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें कोई मैच घंटे तक चले। मानसिक संतुलन के संदर्भ में कि इस उम्र में एक बालक के लिए जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हों, संयमित आचरण प्रेरणादायक है। प्रज्ञानंद ना तो जीत का जश्न मनाते हैं ना ही हार का शोक करते हैं। विनम्रता के संदर्भ में कि प्रज्ञानंद ने कई बार अपने विनम्र स्वभाव का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए कार्लसन के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद भी वह विनम्र बने रहे। जीत का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने इसे अपने परिवार के साथ निजी तौर पर मनाने का फैसला किया हुआ था। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप के बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप 2023 यह विश्व कप शतरंज की एक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन FIDE द्वारा किया जाता है। FIDE शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जिनमें FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 यह टूर्नामेंट 8 खिलाड़ियों के बीच संपन्न होता है जिनमें निम्नलिखित तरीके से अलग अलग मानदंडों और टूर्नामेंट के माध्यम से चुना जाता है।
इसके अंतर्गत 3 प्रतिभागी हैं, जिसमें FIDI विश्व कप 2023 के 3 खिलाड़ी, जिनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त है। द्वितीय प्रतिभागी में FIDI ग्रैंड स्वीप टूर्नामेंट 2023 में 2 खिलाड़ी, जिनमें प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त है। फिर आता है एक प्रतिभागी जो FIDI विश्व चैंपियनशिप मैच 2023 के उप विजेता है, और एक प्रतिभागी जो उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 1 वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले खिलाड़ी बने हुए। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यह शतरंज के खेल की गवर्निंग बॉडी है और विश्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को यह विनियमित करती है। इसका गठन की शुरुआत 1924 में पेरिस में स्थापित हुई थी और यह शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों में से एक था। इसका गठन एक गैर सरकारी संस्था के रूप में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1999 में इसे एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी हुई थी। इसके सदस्य में यह राष्ट्रीय शतरंज संघ के रूप में 199 देश थे इसके सदस्य थे, जिनमें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ भी इसका सदस्य बना हुआ था। अब आता है FIDI विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बारे में कि यह मंच मौजूदा चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के बीच आयोजित किया जाता है और यह मैच वास्तविक विश्व शतरंज चैंपियन का निर्धारण भी करता है। मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन और उन्होंने 2024 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के रूप में चुनौती मिली हुई है। अब आता है कि शतरंज के विभिन्न खिताब होते हैं, जिनमें ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फाइड मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर, महिला इंटरनेशनल मास्टर, महिला फिडे मास्टर, महिला कैंडिडेट मास्टर। इसके अंतर्गत कुछ रेटिंग दी गई है। यह इसके शतरंज के विभिन्न खिताब हैं। चलिए तो जानते हैं कि शतरंज के खिताब के बारे में। शतरंज के खिताब के बारे में एक बार से जाने तो इसमें FIDE खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई रेटिंग के आधार पर उन्हें सबसे प्रतिष्ठित शतरंज के खिताब के रूप में सम्मानित करता है। एक बार यह खिताब प्राप्त होने पर इसका धारण जीवन भर किया जाता है। शतरंज के खिताब को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। शतरंज के खिलाफ कुछ राष्ट्रीय महासंघों द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं। विश्वनाथन आनंद को 5 बार विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं और वे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत में अब लगभग 80 ग्रैंड मास्टर हैं, जिनमें 2 महिलाएं केनोरी हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली भी शामिल हैं। इसको निष्कर्ष के तौर पर समझते हैं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद, श्री डी गुकेश, अर्जुन एरिकेशी और नेहाल सरीन जैसे युवा खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाना शुरू किया हुआ है, जो खेल जगत में एक पीढ़ीगत बदलाव का भी संकेत देती है। इस तरह के बदलाव में भारत काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकता है, इनके निष्कर्ष के तौर पर समझा जा सकता है। अब आता है कि अब जानते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले तो भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री विविध उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किए गए। अब आता है कि GI टैग उत्पाद के बारे में। सबसे पहले उदयपुर कोफतगारी धातु शिल्प के बारे में, जो राजस्थान की है। कोफतगारी सजावटी हथियार बनाने की एक प्राचीन कला होती है और इस कला की संपूर्ण डिजाइन मुख्य रूप से तार द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें सोने और चांदी की तारों का उपयोग करके गहरे रंग की धातु पर हल्की धातु की जड़ाई द्वारा हथियार की सतहों पर अलंकृत किया जाता है। फिर आता है बीकानेरी कसीदाकारी शिल्प, जो राजस्थान की है। यह एक प्रकार की सिलाई कला है जिसके तहत सूत, रेशम, मखमल पर कांच जड़ाई का कार्य किया जाता है और इस कला में निर्मित उत्पादों को विवाह आदि के उपहार दिया जाता है। पारंपरिक रूप से बीकानेर और आसपास के जिलों के मेघवाल समुदाय के बुनकर इस कला का निष्पादन भी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है जोधपुर की बंदेज शिल्प, जो राजस्थान में है। यह राजस्थान की एक बंधनी वस्त्रकला है जिसके तहत मलमल, रेशम, बायल कपड़ों की सूती धागे के जरिए बांधा जाता है और फिर उन्हें रंगाई का काम भी किया जाता है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं बीकानेर उस्ता कला शिल्प के बारे में कि यह कला शिल्प स्वर्ण नक्काशी या स्वर्ण मनौती कला होती है। यह नक्काशी दीवारों, छतों, कांच, लकड़ी, संगमरमर, ऊंट के चमड़े की बनी कलाकृतियों पर की जाती है। इसके अधिक उपयोग किए जाने पर इनका रूपांकन पत्ते, पशु, पक्षी पर किया जाता है। इस कला का नाम उस्ताद या मास्टर कारीगरों के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे विकसित किया था। फिर आता है मनकुराड आम, जो गोवा का है। वहाँ पर यह इसका पारंपरिक मुख्य फसल है, जो पुर्तगालियों ने इसका नाम मेल कोराडो रखा था, जिसका अर्थ होता है खराब रंग का। मनुकुराड में समान पीला रंग, कम फाइबर और शर्करा की संतुलित मात्रा होती है। अब आता है गोवा वेबिंग का, जो गोवा का है, जिसे गोवा में क्रीम
ऑफ डिजर्ट या मिठाइयों की रानी के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार की पुडिंग है और यह एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई भी है। अब आता है जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश, जो कि ठटेरा समुदाय द्वारा निर्मित सजावटी धातु शिल्प और पीतल के शिल्प जैसे घुंघरू, घंटियां आदि शामिल है। और ठटेरा समुदाय जो हंथुरास नामक मोहल्ले में रहता है और इन उत्पादों को बनाता है। तो ये जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश का है। फिर इसके बाद आता है मट्टी केला कन्याकुमारी का। मट्टी केला यह मट्टी केले के आमतौर पर बेबी बनाना के नाम से जाना जाता है। यह कन्याकुमारी और तमिलनाडु का है। यह अपनी अनूठी सुगंध और शहद के जैसे स्वाद के लिए विख्यात है। यह शहद और स्वाद के लिए विख्यात है। इसी के साथ ही इसका कम घुलनशील सॉलिड्स कंटेंट इसे एक अच्छा शिशु आहार बनाता है। और मट्टी केले के गुच्छे अन्य सामान्य केलों के गुच्छों की तरह सीधे सीधे कतार में नहीं होते, बल्कि ये हल्के से घुमावदार रूप में होते हैं। तो इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मायलारा पंथ के बारे में। मायलारा पंथ है हाल ही में कर्नाटक में पाई गई मूर्तियों में राज्य में मायलारा पंथ के अस्तित्व की पुष्टि होती है। इस पंथ को मानने वाले मायलारा नामक एक लोक देवता की उपासना करते हैं, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मूर्तियों में इस देवता को अक्सर बैठे हुए, खड़े हुए, घोड़े पर सवार रूप में दिखाया गया या दर्शाया गया। साथ ही उन्हें आमतौर पर तलवार, त्रिशूल, डमरू और एक पात्र धारण किए हुए दिखाया गया है। इस पंथ को मानने वाले कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में निवास करते हैं। यह मायलारा पंथ के बारे में। अब आता है सीताकली लोक कला के बारे में कि सीताकली लोक कला सदियों पुरानी लोक कला है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति केरल के कोल्लम जिले में पेरिनाड में हुई थी। इसका निष्पादन फसल कटाई उत्सव ओणम के हिस्से के रूप में किया गया। यह कला रामायण महाकाव्य के लिए कुछ प्रसंगों पर आधारित है। इस कला के प्रदर्शन के दौरान राम, सीता, रावण, हनुमान जैसे चरित्रों को दर्शाया गया और यह कला गीता कहानियों, लयबद्ध शारीरिक गतिविधियों का मिश्रण है। प्रदर्शन के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी रंगमंच सामग्रियों और वाद्य यंत्र बांस या ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। जीवंत रंगों के परिधान व प्रसाधन का उपयोग किया जाता है। इस सीताकली लोक कला के बारे में, जो कि केरल के कोल्लम जिले के पेरेनाड में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आता है जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। जानते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में इसे पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। यह इसकी शुरुआत राज्य पुरस्कार कहा जाता है। यह क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य सौंदर्यात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता एवं सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना होता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की श्रेणी में फीचर, नॉन फीचर सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन इसके अंतर्गत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एथिक्स के बारे में कि अगस्त माह में क्या एथिक्स से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम रहा है। तो सबसे पहले इसका टॉपिक आता है मीडिया एक्शन और 100 नियमन के बारे में। मीडिया एक्शन और 100 नियमन के बारे में कि इसका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण द्वारा स्थापित 100 नियामक तंत्र की अप्रभावता पर चिंता व्यक्त की हुई है। यह मीडिया एथिक्स या नैतिकता के उल्लंघन में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर आधुनिक युग में मीडिया रूप द्वारा नैतिकता के अनुपालन संबंधी महत्व को उजागर करता है। चलिए तो जानते हैं मीडिया एथिक्स के बारे में क्या होता क्या है। मीडिया एथिक्स एक मीडिया नैतिकता वस्तुतः सही या गलत, अच्छे या बुरे, स्वीकार या अस्वीकार जैसे प्रश्नों से संबंधित होता है। यह उन साधनों और तरीकों को भी संदर्भित करता है जिनकी मदद से मीडिया जानकारी और सूचनाएं एकत्र करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। अब आता है कि मीडिया एथिक्स के सिद्धांत के बारे में जाने कि जिसके अंतर्गत प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है स्वर्णिम मध्य मार्ग सिद्धांत। यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम मध्य मार्ग सिद्धांत को दो अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच अवस्था तथा नैतिक सद्गुण पर जोर देता है। मीडिया एथिक्स में इस सिद्धांत का उपयोग किसी संवेदनशील न्यूज आर्टिकल के नाम को हटाने या अपराध के शिकार लोगों की पहचान को गोपनीय बनाए रखने के लिए किया जाता है। पत्रकार इस सिद्धांत का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी करता है कि यह किसी तथ्य सूचना को प्रसारित किया जाए अथवा नहीं। यह सिद्धांत उन्हें अत्यधिक नैतिक और अत्यंत तटस्थता के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर भी प्रदान करता है। अब आता है
क्षति न्यूनीकरण का सिद्धांत, यह सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि पत्रकारों और संवाददाताओं को आम जनता के समक्ष किसी मुद्दे की रिपोर्टिंग करने के दौरान उक्त मुद्दे पर अत्यधिक संवेदनशील के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही ऐसे मुद्दों की रिपोर्टिंग इस प्रकार से करनी चाहिए कि इससे लोगों के कुछ समूहों को नुकसान ना पहुंचे। अब आता है उपयुक्ततावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत का तर्क होता है कि लोगों को उच्चतम कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि उपयुक्ततावाद का उपयोग कुछ व्यक्तियों की गोपनीयता के प्रकटीकरण को उचित ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा विशेषकर तब किया जाता है जब आम जनता तक सूचनाओं को जानकारी को पहुंचाना आवश्यक होता है। अब आता है कर्तव्यात्मक नीतिगत शास्त्र या डिओंटोलॉजी के संदर्भ में कि यह उचित कार्यवाही निर्धारित करने के एक साधन के रूप में किसी व्यक्ति के कर्तव्य पर जोर देता है। यह मीडिया के लिए बहुत ही प्रासंगिक अवधारणा होती है, क्योंकि मीडिया का यह कर्तव्य वह एक ऐसी जानकारी प्रदान करे ये जनता की सेवा करे और निष्पक्ष हो, उसे ज्ञान और तर्क का बढ़ावा देता है। अब आता है मीडिया एथिक्स से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को या प्रमुख हितधारकों के देखते हैं और उनके हित के बारे में। मीडिया एथिक्स के उदाहरणों के बारे में देखते हैं कि इसमें मीडिया एथिक्स से जुड़े जो उदाहरण की घटनाओं में वृद्धि की गई है, जिसमें मीडिया ट्रायल आता है। बोरवेल में गिरने की घटना पर मीडिया का प्रस्तुतिकरण होता है। आरुषि हेमराज हत्याकांड आता है। कठुआ रेप केस आता है। इसके अंतर्गत ही कुछ मीडिया एथिक्स के उल्लंघन के कुछ उदाहरण हैं। फिर आता है मीडिया के स्व विनिमय के पीछे तर्क के बारे में जानते हैं कि इसके पीछे तर्क को देखते हैं कि यह मीडिया के विभिन्न मॉडलों में जैसे राज नियंत्रण, वैधानिक विनिमय इत्यादि में स्व विनिमय को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि भारत में एनबीएससी और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल जैसे संगठनों को क्रमशः टेलीविजन, समाचार और मनोरंजन के लिए आंतरिक स्व नियामक तंत्र के रूप में स्थापित किया गया। मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, दक्षता लाता है, जिसमें सरकारी एजेंसियों की तुलना में मीडिया प्रतिभागियों के पास विषय का बेहतर ज्ञान होता है। अनुपालन के अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें यदि मीडिया द्वारा विकसित किए जाते हैं तो उद्योग प्रतिभागियों द्वारा उन्हें उचित माने जाने की संभावना भी अत्यधिक बढ़ जाती है। क्यों भारत में प्रभावी मीडिया एथिक्स की आवश्यकता सर्वोपरि होती जा रही है, इसके संदर्भ में जानते हैं। इसमें पहला आता है कि हितों का टकराव होना, दूसरा आता है गोपनीयता और सत्यनिष्ठता का होना, और तीसरा आता है पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरता, और चौथा आता है उभरती दुविधाएं। विनिमय को मीडिया पर छोड़ने पर यह संभावना उत्पन्न हो सकती है वह विनियामक उद्देश्यों को स्वयं के व्यवसायिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रयोग कर सकता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब आता है कि स्वनियामक तंत्र की अप्रभाविता के संदर्भ में इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें पहला आता है मीडिया और बाजार का दबाव होना, और दूसरा आता है अपर्याप्त जुर्माना। मीडिया और बाजार के दबाव के अंतर्गत राजस्व बढ़ाने की व्यावसायिक अनिवार्यताओं ने पत्रकारिता की उत्कृष्टता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और यह अभी भी नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रही है। अपर्याप्त जुर्माने के संदर्भ में यह मौजूदा 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि अप्रभावित साबित हुई है, क्योंकि यह जुर्माना दोषी चैनल द्वारा संबंधित शो से अर्जित किए जाने वाले लाभ के अनुपात में बहुत कम होता है। और पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के अभाव में देखें क्या है अक्सर गलत समाचार प्रसारित किए जाने की स्थिति में देखा या महसूस किया जाता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि शासन में लोगों की भागीदारी भूमिका को सशक्त बनाने संबंधी कर्तव्यों में इनकी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रसारण मीडिया में स्वनिमय एक सर्वोत्तम विकल्प साबित हो सकता है। एक सार्वभौमिक आचार संहिता के लागू होना चाहिए जो पत्रकारों के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों को निर्धारित करती है। अपने काम या खबरों की सटीकता की जिम्मेदारी लेना, दृश्य जानकारी सहित कभी जानबूझकर तथ्यों या संदर्भों को विकृत न करना, सार्वजनिक मामलों और सरकारों की निगरानी बनाए रखने में के रूप में सेवा संबंधी अपने विशेष दायित्वों की पहचान करना, सत्य की खोज में पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठता को एक आवश्यक तकनीक के रूप में अपनाना, मीडिया प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए, मीडिया की स्वनियमन प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हचिंस आयोग की रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है, जिसमें स्वनियमन को महत्वपूर्ण माना गया है। जुर्माने के निर्धारण में गलती करने वाले चैनल द्वारा अर्जित लाभ के अनुपात में किया जाना चाहिए और इसे ठीक वैसे ही किया जाना चाहिए जैसा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसके संदर्भ में है। अब आता है हमारा यहाँ पर इथिक्स से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंतर्गत सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में। सुर्खियों में रही योजनाओं के संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं पहली योजना आती है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में।
यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हाल ही में सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई है। यह 5 साल का कार्यक्रम वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक रहेगा। चलिए तो इसके जानते हैं कुछ उद्देश्यों और इसके मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को डिजिटल रूप में एक सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करना है और डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन को समाप्त करना है और यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हो। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य है। अब आता है इसकी मुख्य विशेषताओं में देखते हैं कि इससे नागरिकों के अलग अलग सेवाएं, सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने में 2015 में आरंभ किया गया था तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत परिवर्तन को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्र के रूप में रखा गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार किया गया। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अलग अलग विभागों, मंत्रालयों तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कई परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब आता है डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों के बारे में, जिसके अंतर्गत 9 स्तंभ आते हैं, जिसमें पहला आता है ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा आता है ई गवर्नेंस, तीसरा आता है नेट जीरो आयात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का होना, चौथा आता है मोबाइल फोन तक सार्वजनिक पहुंच, पांचवा आता है ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, छठवां आता है आईटी में रोजगार के लिए युवाओं का कौशल प्रशिक्षण, सातवां आता है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, आठवां आता है सभी के लिए सूचना, नौवां आता है अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कुछ डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तंभ हैं। अब आता है कि इसके संदर्भ में जानते हैं कि डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम की संरचना में क्या क्या शामिल है। डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम की संरचना के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें शामिल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया की एक निगरानी समिति है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह है, कैबिनेट समिति की अध्यक्षता की एक शीर्षक समिति इसके अंतर्गत आती है। यह विजन 3 प्रमुख क्षेत्रकों पर केंद्रित है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना होती है, जिसमें एक कोर उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना, जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान, विशिष्ट आजीवन, ऑनलाइन प्रमाण, डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन और बैंक खाता, कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने हेतु निजी जगह, देश में सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस का होना और मांग प्रशासन और सेवाएं इसके अंतर्गत इसके प्रमुख 3 विजन हैं। चलिए तो अब जानते हैं इसके अंतर्गत तो ये होता है। अब आता है कि नागरिकों के डिजिटलीकरण को सशक्त करने के संदर्भ में इसकी क्या प्रावधान दिया गया है। पहला जो इसके 3 विजन है, जिसमें पहला विजन तो है कि प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना का होना, दूसरा आता है भांग पर शासन एवं सेवाएं होना और इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के अंतर्गत सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक रूप से सुदृढ़ डिजिटल संसाधन, सभी दस्तावेजों या प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होना, सभी भारतीय भाषाओं में सभी डिजिटल संसाधनों सेवाओं की उपलब्धता होना, सहभागी शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल फ्रेमवर्क का होना, क्लाउड के माध्यम से सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी का होना है। कुछ प्रमुख पहलों के संदर्भ में इसमें आधार, कॉमन सर्विस सेंटर, एक डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, सर्टेन इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र, साइबर उत्कृष्टता केंद्र भी इसके अंतर्गत आदि इसके अंतर्गत प्रमुख पहले स्टार्ट की गई। अब आता है कि कुछ शुरू की गई नई पहलों में आता है। पहला आता है फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत 6.25 लाख प्रौद्योगिकी पेशेवरों को री स्किल्ड और अप स्किल्ड किया जाएगा। दूसरा आता है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर शामिल किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहुभाषा अनुवाद उपकरण भाषिणी को सभी 22 अनुसूची और 8 भाषाओं में शुरू किया जाएगा और वर्तमान में यह 10 भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें 1787 शिक्षण संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य, कृषि, संधारणीय शहरों की आवश्यकताओं पर आधारित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके संदर्भ में यह शुरू की गई प्रमुख पहल है। अब आता है हमारी नेक्स्ट परियोजना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वामित्व योजना। हाल ही में स्वामित्व योजना की नागरिक केंद्र सेवाएं प्रदान करते उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए ई गवर्नेंस 2023 को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।
स्वामित्व का पूरा नाम। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण करना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु भूमि का सटीक रिकॉर्ड करना और संपत्ति से जुड़े विवाद को कम करना है। ग्रामीणों को ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना है। संपत्ति का निर्धारण करना और साथ ही ग्राम पंचायतों को प्राप्त करना जहां इसे हस्तांतरित किया गया हो, फिर इसे इस राज्य में खजाने में जमा किया जाता है। सर्वेक्षण के लिए अवसंरचना और भौगोलिक सूचना प्रणाली के मानचित्रों का निर्माण करना है, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में भी सहायता करना है। इसके अंतर्गत इसके प्रमुख पॉइंट हैं। अब आता है इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इसमें पहली विशेषता आती है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसको औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। अब आता है इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत आबादी परिसंपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करता है और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के मुखिया को संपत्ति कार्ड स्वामित्व दस्तावेज के रूप में अधिकार अभिलेख प्रदान करना है। अधिकार अभिलेख एक कानूनी दस्तावेज होता है जो भूखंड और उसके स्वामित्व के बारे में विवरण देता है। इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.62 लाख गाँवों को कवर करना है। वित्तीय परिव्यय के संदर्भ में क्या 5 वर्ष अर्थात 20 से 25 की अवधि के लिए 566 करोड़ रुपए होगा। योजना के अंतर्गत शामिल कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं, जिसमें पहली आती है कि ड्रोन द्वारा उपयोग का बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा, जिसमें योजना के तहत जियो रेफरेंस का उपयोग करके मानचित्र तैयार किया जा रहा है। यह ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के डिजिटल तस्वीरों को कैप्चर करने में सहायक होगा। बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर होता है। निरंतर संचालित रेफरेंस स्टेशन की स्थापना के बारे में किया है। नेटवर्क सटीक जियो रेफरेंस भू सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वामित्व डैशबोर्ड के बारे में यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड होता है जो स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करता है। डिजी लॉकर ऐप के बारे में लाभार्थी डिजी लॉकर ऐप के जरिए संपत्ति रिकॉर्ड कार्ड देखने सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राम मानचित्रण के संदर्भ में किया स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन ग्राम मानचित्रण एवं केंद्रीय अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को धनराशि आवंटित की गई है। योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां शुरू की गई हैं और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम में प्रबंधन इकाई भी स्थापित की गई है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। अब आता है परिशिष्ट को देखते हैं। सबसे पहले आता है भारत नेट के बारे में। भारत नेट के संदर्भ में यह भारत नेट जो है वह भारत के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए देश के सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps बैंडविड्थ की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी प्रदान करना है। अब आता है इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसके भारत नेट चरण फर्स्ट के अंतर्गत और भारत नेट चरण सेकंड में वर्ष 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अब NOFN का भारत नेट का सृजन किया गया। यह प्रखंड मुख्यालयों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने पर केंद्रित था। दूसरा चरण आता है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया के दक्ष माध्यम प्रदान करता है। यह कई कार्यान्वयन मॉडल जैसे राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्रक मॉडल और CPSU मॉडल इसके अंतर्गत आते हैं। इसके 3 चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण आता है कि यह भारत नेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया था। दूसरा चरण आता है कि 1.44 लाख निर्धारित ग्राम पंचायतों में से 71,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया है और चरण 3 के अंतर्गत आता है कि अत्याधुनिक भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क का होना। क्रियान्वयन एजेंसी के संदर्भ में देखें कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क 2022 में BSNL में इसका विलय किया गया। अब आता है इसका लाभ परियोजना के जरिए ग्रामीण भारत में कई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस में G2C, B2C, P2P, B2C आदि सुगम हो गए। साथ ही मौसम, कृषि और अन्य संबंधी सेवाएं भी प्राप्त होती।
फिर आता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी के संदर्भ में कि ये भारत नेट परियोजना के तहत GSAT-11 और GSAT-19 के जरिए लगभग 6700 दुर्गम ग्राम पंचायतों या क्षेत्र की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में किसी भी अन्य माध्यम से जुड़ाव नहीं रहा। इसके अन्य तथ्यों में देखते हैं कि यह राष्ट्रीय महत्व परियोजनाओं में यह एक नेटवर्क को राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा। इसके संचालन और रखरखाव का काम राज्यों द्वारा किया जाएगा और निजी क्षेत्रों को लाभ कमाने के संदर्भ में इनका संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के PPP मॉडल पर आधारित होता है। इसकी उपलब्धि, इस परियोजना के तहत 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा गया है। इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के लिए निर्मित अवसंरचनाओं के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, फाइबर टू होम कनेक्शन आदि की सहायता से इसका लाभ उठाया गया है। इसके संदर्भ में अब आता है परिशिष्ट सेकंड में पढ़ते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका उद्देश्य अस्पताल में इलाज के दौरान गरीब और कमजोर समूहों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। अब आता है इसकी प्रमुख विशेषताओं में, जिसमें विशेषताएं और विवरण दी गई हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना एक घटक के रूप में यह विशेषता है, जिसका विवरण आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को कवर किया गया। PMJAY तथा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की स्थापना आयुष्मान भारत के दो परस्पर संबंधित घटक होते हैं, जिसमें पहला घटक आता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर घटक के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को रूपांतरित करके HWCS की स्थापना की जा रही है और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्त पोषित किया जाता है। इसके लाभार्थी के संदर्भ में कि यह सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 की आभा और व्यावसायिक मानदंडों के माध्यम से क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों की पहचान की गई है और इसके अलावा यह ऐसे परिवार भी इसके लाभार्थी होंगे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे, लेकिन SECC 2011 डेटाबेस का हिस्सा नहीं थे। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख लाभार्थी हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लाभ के बारे में कि यह द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। सभी लाभ पूरे पोर्टेबल होंगे। यह सेवा सार्वजनिक और निजी EHCP पर उपलब्ध होगी। परिवार के आकार और आयु पर किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। पहले से मौजूद सभी शर्तें पहले दिन ही लागू होती हैं। तकनीकी रूप से संचालित कैशलेस और पेपरलेस लेन देन संभव होगा। अन्य लाभों को देखें कि यह दवाओं, फॉलोअप परामर्श और निदान सहित अस्पताल के भर्ती होने के पहले के 3 दिनों और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्चों को कवर किया गया। अप्रैल 2022 के बाद यह कोविड-19 के रोगियों के उपचार को भी कवर किया गया। अब आता है क्रियान्वयन के 3 तरीकों को देखें। इसमें बीमा होती है। पॉलिसी की अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सीधे बीमा कंपनियों को बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। इसके विश्वास को देखें कि यह SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनके खर्चे का भुगतान करता है और उपयुक्त दोनों का मिश्रण इसके अंतर्गत आता है। और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा है, जो कि एक स्वायत्त निकाय और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण है जिसका नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त CEO द्वारा किया जाता है। इसका कार्यान्वयन इकाई जिसकी अध्यक्षता जिले DC, DM और कलेक्टर करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में देखें कि इसके लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीके होते हैं, जिसमें EKYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिफिकेशन होता है। NHA द्वारा जारी की गई विशिल बिलवर नीति राज्यों में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने हेतु धोखाधड़ी रोधी प्रकोष्ठ होगा। अब आता है कि इसके संदर्भ में फंडिंग पैटर्न जो होता है वह पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो होता है और सभी अन्य राज्यों के लिए 60-40 का रेशियो होता है। तो यहाँ पर यह परिशिष्ट से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा इस क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आता है सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में, जिसमें जैसे पहला जम्मू में है दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। यह हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा की संख्या में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन बस ट्रायल शुरू की गई। पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में पानी छोड़े जाने से आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए। जैसलमेर राजस्थान में यह वैज्ञानिकों की डायनासोर की नई प्रजाति थारोसॉरस इंडिकस के जीवाश्म खोजे गए।
फिर आता है गांधीनगर गुजरात के संदर्भ में कि ये प्रथम स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। उदयपुर राजस्थान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। किलाड़ी तमिलनाडु, इसमें पुरातत्व उत्खनन की प्रक्रिया जारी रही। फिर आता है गगनचुंगी जलप्रपात जो कर्नाटक में है, जिसमें अपस्ट्रीम में काबिनी जलाशय से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यहाँ पर्यटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यह जो है प्रमुख भारत के सुर्खियों में रहे भारत के प्रमुख स्थल। आप जानते हैं कि विश्व के प्रमुख स्थलों के बारे में जो अगस्त माह में रहे, जिसमें पहले नंबर पर तो आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के संदर्भ में देखिए, ब्राज़ील सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों में बेलेन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इटली के संदर्भ में देखें कि यूनेस्को ने इतालवी शहर वेनिस को यूनेस्को के खतरे में विश्व धरोहर सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। लिथुआनिया ने सीमा पर तनाव के बीच लिथुआनिया बेलारूस के साथ लगने वाली 2 चौकियों को अस्थायी रूप से बंद करेगा। यूक्रेन के संदर्भ में कि यूनेस्को ने कीव के यूनेस्को के खतरों को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। असारा डोरा गैस फील्ड के बारे में, यह गैस फील्ड विकसित करने के लिए कुवैत और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते पर आपत्ति जताई। इथोपिया के बारे में, इथोपिया की सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े राज्य क्षेत्रों अमरहारा में आपातकाल की घोषणा की हुई है। आइबेरियन प्रायद्वीप के बारे में, यह पूरे प्रायद्वीप को हीट वेव का प्रभाव पड़ रहा है। हवाई के बारे में कि यह माउई वनाग्नि को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे भयानक वनाग्नि की घटना माना गया। पेरू के संदर्भ में कि पेरू में अमीर और गरीब को अलग करने वाले लिमोनो की शर्म की दीवार को तोड़ दिया गया। अब गैबोन में विवादित चुनाव में राष्ट्रपति के जीते जाने पर बाद से सैन्य तख्ता पलट के संदर्भ में यह प्रमुख पॉइंट है। अब आता है कि सुर्खियों में रहे कुछ और है, जैसे अब आता है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील के संदर्भ में किया जलवायु परिवर्तन के कारण टिटिकाका झील का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से अपने स्तर पर निम्न पर पहुंच गया है। नाइजर के बारे में किया, नाइजर में सेना की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। जिम्बाब्वे में वर्तमान राष्ट्रपति ने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए और मलावी में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया हुआ है। अब यहाँ पर यह फिनिश होता है। अब आता है सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं संत रविदास के बारे में। संत रविदास जो रहे उनके बारे में कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी के एक महान कवि और दार्शनिक और समाज सुधारक थे। यह भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे और यह बेगमपुरा शहर की कल्पना उन्होंने एक ऐसे शहर के रूप में की थी जिसमें कोई दुखी ना हो और वह शांति और भावना से मानवता से भरपूर हो। उन्होंने छुआछूत की प्रथा के खिलाफ कार्य किया और हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया और यह मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इनके सामाजिक न्याय में जिनके प्रमुख नैतिक मूल्य हैं, जिसमें सामाजिक संरचना के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की गंभीर परिस्थितियों से विथित होकर उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक आलोचना के माध्यम से जातिगत बाधाओं को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। फिर आता है प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में, जिन्होंने 2 अगस्त 2023 को पीसी राय की 162वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है और उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की शाही उपाधि से सम्मानित किया गया और फिर 1919 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया और वर्ष 1920 में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने। और इनकी वैज्ञानिक सोच को देखें कि पीसी राय ने रसायन विज्ञान में अपनी गहन शोध और निरंतर खोज के माध्यम से उद्देश्यपरक विश्लेषण का भी निर्देशन किया हुआ है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर की 152वीं जयंती मनाई गई है। इनका योगदान यह स्वदेशी चित्रकला के स्वदेशी मर्म का समावेश करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल और आर्ट की स्थापना की हुई है। उन्होंने चित्रकला की मुगल और राजपूत शैलियों का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने जापानी वॉश शैली, चीनी स्याही चित्रकला, अंग्रेजी फ्री राफेलाइट और आर्ट नोपियो प्रवृत्तियों का मिश्रण भी प्रतिबंधित किया हुआ है। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में आती है अरेबियन नाइट्स, गणेश जन्नी, भारत माता, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा आदि इसकी प्रमुख पेंटिंग आती हैं। अब आता है नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता भाव के संदर्भ में कि वह अपनी पेंटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाले पहले भारतीय कलाकार के रूप में उभरे हुए थे। उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला का आधुनिकीकरण किया और चित्रकला की एक नई भारतीय शैली विकसित की हुई थी। अब आता है कि इनके संदर्भ में
अब आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान यह एक प्रसिद्ध भारतीय कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 2021 में महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आंदोलन में शामिल रही। वह नागपुर के गिरफ्तार की देने वाली पहली भारतीय सत्याग्रही थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के शामिल होने के कारण 1923 और 1942 में 2 बार जेल भेजा गया। देशभक्ति भक्ति और उत्साह के मामले में उनके व्यापक लेखन के माध्यम से उन्होंने कविताओं में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। अब आता है मेजर ध्यानचंद के बारे में कि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया तथा यह दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वे फील्ड हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने 1925 में ओलंपिक के भारतीय टीम की जीत में प्रमुख योगदान दिया हुआ था। यह प्रतियोग में भारत के हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हुआ था और वर्ष 1934 में उन्होंने भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया था। 1956 में उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद ने उत्कृष्टता और निपुणता के संदर्भ में देखी कि हॉकी के खेल के दौरान बॉल और गोल स्कोरिंग पर उनका नियंत्रण जादुई और अविश्वसनीय माना जाता है और लगभग 2 दशकों तक खेलों पर उनका दबदबा कायम रहा। ध्यानचंद की प्रतिभा भी बराबरी करने वाली कोई दूसरी खिलाड़ी कहीं नहीं उभरा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें, जिसमें आते हैं कयामपुट्टी राधाकृष्णन या CR राव के बारे में। यह प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे जिनका निधन हो गया। इनका योगदान मौलिक सांख्यिकी अवधारणाओं को प्रस्तुत करने में किया था और इन्होंने क्रेमर राव इनइक्वालिटी और राव ब्लैकबिलाइजेशन थियरम इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री द्वारा फिशर राव मैट्रिक्स शामिल किया हुआ था। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सांख्यिकी और जनसांख्यिकी पर संचार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इनकी कृतियों में आता है स्टैटिक्स एंड ट्रूथ पुटिंग चांस टू वर्क आदि आता है। इनके नैतिक व्यक्तित्व में पेशेवर प्रवृत्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण, जिसमें सांख्यिकी अवधारणाओं में उनका अभूतपूर्व योगदान और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में उनका सम्मान सांख्यिकी के क्षेत्र में उनकी पेशेवर उत्कृष्टता का भी प्रतीक होता है। इनके प्रमुख समितियों के अध्यक्ष के रूप में उनकी सेवा विषय की उन्नति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण का दर्शाती है इसके संदर्भ में। अब आता है बिंदेश्वर पाठक के बारे में कि हाल ही में प्रचारक और समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके योगदान को देखें कि इन्होंने भारत में सार्वजनिक शौचालय प्रणाली शुरू करने के लिए 1970 में सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन का गठन किया तथा 2022 में उन्होंने वृंदावन की विधवाओं के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक परोपकारी मिशन शुरू किया। यह भारतीय रेलवे की स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हुए हैं। इन्हें पद्म विभूषण 1991 में, पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार 1992 में, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2009 में, लोक प्रशासन शिक्षा प्रबंधन और उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में दिया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व करना के संदर्भ में कि सार्वजनिक सुरक्षता को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई, जिसमें महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यहाँ पर हमारे जो टॉपिक है वह फिनिश होते हैं। अब यहाँ पर यह टॉपिक के साथ साथ यह मैगजीन भी फिनिश होती है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद।